बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, अ सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मटेरियल को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। मटेरियल को कंट्रोल करने के बहुत सारी टेक्निक भी हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो मटेरियल कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है? सिस्टमेटिक कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ परचेज, स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ मटेरियल इन सच अ वे एज टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड द सेम टाइम अवॉइडिंग एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज। वो कहता है कि आप ऐसा कंट्रोल बनाएं, इस तरह सिस्टमेटिक कंट्रोल बनाएं कि एक तो आपकी परचेज़, स्टोरेज और यूजेज बिल्कुल ठीक हो और इस तरह से हो, ऐसे फ़्लो ऑफ हो कि आपका प्रोडक्शन का फ़्लो भी ना रुके और आपके ज़्यादा पैसे भी इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट ना हो। इसको कहते हैं मटेरियल कंट्रोल। अब मटेरियल कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक है, उसमें से एक टेक्निक हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल भी कर चुके हैं, और अब जो हम टेक्निक शुरू करने जा रहे हैं वो है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसके अलावा बहुत सारी और भी हैं, इन्वेंट्री लेवल है, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल है, और ये बाकी बहुत सारी टेक्निक हैं। इन्वेंट्री लेवल भी चैप्टर 8 में ही आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। अगर हम इसको रिवर्स पढ़ें तो ये है क्वांटिटी ऑर्डर इकोनॉमिक। कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाए जो इकोनॉमिकल हो, यानी हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें कि वो हमारे लिए इकोनॉमिकल हो। अब जब भी हमने कोई ऑर्डर देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे साल के 12,000 यूनिट चाहिए, ये है एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअली मुझे साल के 12,000 यूनिट चाहिए। मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं कहता हूँ एक ऑप्शन ये है कि मैं एक हज़ार करके यूनिट परचेज़ करूँ, एक ऑप्शन ये है कि 6,000 करके परचेज़ करूँ, और एक ऑप्शन ये है कि इकट्ठे 12,000 यूनिट करके परचेज़ करूँ। अब एंड जब भी मैंने परचेज़ करना, उसमें दो तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। एक होती है इन्वेंट्री ऑर्डर कॉस्ट और एक होती है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट क्या है? दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर विद द सप्लायर। इट मेनली इंक्लूड कॉस्ट ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट, इंक्लूड सैलरीज, रेंट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट इक्विपमेंट। यानी जो परचेज डिपार्टमेंट है उसके जितने इक्विपमेंट है उसकी डेप्रिसिएशन, परचेज डिपार्टमेंट में करने वाले लोगों की सैलरीज और परचेज डिपार्टमेंट का रेंट। फिर है जी ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर परचेज ऑफिसर। जो परचेज़ करने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस होते हैं वो भी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम चार्जेस, यानी फ़ोन कॉल, ईमेल वगैरह जो भी है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, टेंडर नोटिस, और अगर आप जो टेंडर वगैरह देते हैं, कोई जो कोटेशन है वो कॉल करवाते हैं, तो ये जितनी भी कॉस्ट होती है ये आपकी ऑर्डर कॉस्ट के अंदर आती है। इसका मतलब एक चीज़ होती है हमारे पास ऑर्डर कॉस्ट। सेकंड है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इसको कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, इसको स्टोरेज कॉस्ट भी कहते हैं, इसको होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो अब इसके क्या है? दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक इन स्टोरेज। इट इंक्लूड द फॉलोइंग: स्टोरेज कॉस्ट ऑफ कंप्राइजिंग रेंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, जो आपका वेयर हाउस है, गोदाम है, उसका रेंट है, वहाँ पे काम करने वाले लोगों की सैलरीज़ हैं। अगर कोई आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया इन्वेंट्री के अंदर तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि इंटरेस्ट जो उसके ऊपर है वो भी आपकी स्टोरेज कॉस्ट में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ स्टोर इक्विपमेंट है, इंश्योरेंस ऑफ इन्वेंट्री है, लॉसेस फ्रॉम डिटोरेशन एंड ऑब्सिलेंस, इसकी वजह से जो आपके लॉसेस होते हैं वो भी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आते हैं। तो यानी किसी भी काम को ये दो तरह की हमें कॉस्ट आएगी, एक ऑर्डर कॉस्ट आएगी और एक कैरिंग कॉस्ट आएगी। अगर मैं एक हज़ार यूनिट करके ख़रीदता हूँ तो उसके ऑर्डर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और स्टोर करने की कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर मैं 6,000 करके ख़रीदता हूँ तो ऑर्डर कॉस्ट कम हो जाएगी और स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर मैं 12,000 करके यूनिट ख़रीदता हूँ तो आपकी ऑर्डर कॉस्ट और कम हो जाएगी और आपकी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जो मर्ज़ी आप ऑर्डर साइज़ ले लें, हर ऑर्डर साइज़ में एक कॉस्ट बढ़ रही होगी और एक कॉस्ट कम हो रही होगी। तो एक ऐसा लेवल जिस लेवल पे आके आपकी ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए और टोटल कॉस्ट कम हो जाए, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी EOQ। यानी एक ऐसा लेवल जिस लेवल पे आके एक ऐसा ऑर्डर लेवल, एक ऐसा ऑर्डर साइज़ जिस साइज़ पे या जिस लेवल पे आके आपकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट
इक्वल हो जाए और टोटल कॉस्ट कम हो जाए, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये था जी इसका कॉन्सेप्ट। अब है जी EOQ कैलकुलेट कैसे करना है। तो EOQ का फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। ठीक है जी। अब जो कैरिंग कॉस्ट है ये दो तरह से कैलकुलेट होती है, एक होती है विदाउट इंटरेस्ट और एक है विद इंटरेस्ट। अब जो विदाउट इंटरेस्ट है ये कैसे कैलकुलेट होती है, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट। जो सवाल में यूनिट कॉस्ट होगी और कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज दी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रुपीज़ में आंसर आ जाएगा, वो कैरिंग कॉस्ट है। लेकिन अगर इंटरेस्ट दिया हो तो ये कैसे कैलकुलेट होगी, ये होगी जी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट। तो फिर क्या होगा इस सिनेरियो में, ये पहले आपको रुपीज़ में गिवन होगी, इंटरेस्ट की परसेंटेज भी गिवन होगी, यूनिट कॉस्ट भी गिवन होगी। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो आपके पास कैरिंग कॉस्ट होगी। तो ये कैरिंग कॉस्ट दो तरह से कैलकुलेट होगी। उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है इसके अंदर नंबर ऑफ़ ऑर्डर, और वो फार्मूला होता है एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज या EOQ, क्योंकि EOQ भी एक ऑर्डर साइज ही है। तीसरा है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, यानी अब अगर देखें तो सबसे पहले है कितने यूनिट्स का ऑर्डर दें, साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे और कितने दिनों के बाद ऑर्डर देना पड़ेगा। ये टोटल जो है वो EOQ के अंदर हमने फाइंड करना है कि नंबर 1 हाउ मच, कितने यूनिट्स का ऑर्डर देना चाहिए। नंबर 2 कितनी बार ऑर्डर देना चाहिए, यानी नंबर ऑफ़ ऑर्डर। और तीसरे है कितने टाइम के बाद, हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के बाद ऑर्डर देना चाहिए। तो ये तीन फार्मूला जो हैं वो EOQ के अंदर यूज़ होते हैं। और नॉर्मली EOQ के टॉपिक में वो दो बातें पूछता है। एक आपको कहता है कि आप प्रूव करें कि ये जो आप कह रहे हैं कि EOQ एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पे आके ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाती हैं और टोटल कॉस्ट कम हो जाती है। एक इसको प्रूव करें, और दूसरा इसके अंदर वो कम पूछता है आपसे कि सेविंग बताएं कि अगर कंपनी EOQ के मुताबिक यूनिट नहीं खरीदती तो उसको एनुअल कितना लॉस होगा, और अगर कंपनी EOQ के मुताबिक यूनिट खरीदती है तो फिर उसको कितना प्रॉफिट होगा या सेविंग होगी। तो ये आपका टोटल टॉपिक है। होप सो आपको EOQ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, फार्मूला समझ आ गए होंगे, और कैरिंग कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी हो तो आप लोग जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।